बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। इशूज़ बहुत से हैं जो डिस्कस करने हैं। कोरोना वायरस का ज़माना है, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया है या कर रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में यकीनी तौर पर हमारे पास बहुत से इशूज़ में बात होगी, लेकिन आखिरी हिस्से में मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि कोरोना वायरस दुनिया को कैसे तब्दील कर रहा है वो तो एक और बात है। पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीली आएगी, पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर हम किस तरह से इसको देख पाएंगे और क्या क्या तब्दीली होगी, बड़ी सादा और आसान ज़बान में आपकी और हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। पहले सेगमेंट मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मायज़ा हमीद साहिबा MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं इस्लामाबाद से। नफीसा शाह साहिबा मरकज़ी रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA है, बहुत शुक्रिया आपका। और मियाँ फ़ारूक हबीब साहब MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आपका मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। इशूज़ बड़े सादा से हैं जी। सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि वजारत इत्तलात के अंदर पिछले 18 माह में तीसरी तब्दीली की गई है। यानी फिरदौस आशिक अवान साहिबा डीनोटिफाई हो गई, उनको रुखसत कर दिया गया। अब उनकी जगह जो वफाकी वजारत है वो तो हिस्से में आई है जनाब शिबली फराज साहब के। सेनेटर हैं, बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत हैं और आज शाम से ही जो उनके बारे में लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो बातें कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ रही हैं वो तो बड़ी पॉजिटिव है। इस हवाले से भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। एक और अहम बात यह है कि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किया गया है। ये थोड़ा सा इसलिए अनयूजुअल नज़र आ रहा है क्योंकि जब वजारत इत्तलात की वफाकी वजारत किसी को दे दी जाती है तो मुआवन खुसूसी की जो गुंजाइश है क्या वो आज के हालात में बनती है और किस तरह से हुकूमत ने इसको सोचा है और ये किस तरह पैन आउट करेंगे ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। इस हवाले से बात होगी। 18वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत के वज़रा का, वफाकी वज़रा का एक मौक़िफ़ रहा है, ख़ास तौर पर जब से हुकूमत आई है। इससे पहले वो भी हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन इशूज़ क्या हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया BBC को, उन्होंने कहा कि इसकी तशरीह ही गलत हो रही है, वफाक इसकी तशरीह गलत कर रही नहीं, हुकूमत इसकी तशरीह गलत कर रही है। तो फिर तरमीम करना या इसमें तब्दीली लाना या इसके अंदर कोई खामियाँ आइडेंटिफाई करना वो तो बात की बात है। और ये कि स्मार्ट लॉकडाउन या सख्त लॉकडाउन, ये एक वो चॉइस है जो पाकिस्तान ने अब आने वाले दिनों के अंदर लेनी है। हुकूमत काफ़ी हद तक ले रहे हैं इस हवाले से, लेकिन सूबों को एतराज़ात हैं। सबसे पहले तो वजारत इत्तलात के हवाले से बात हो जाए। अब मुझे पता है मियाँ फ़ारूक हबीब साहब तो यकीनी तौर पर इसकी तारीफ़ ही करेंगी, लेकिन मैं ज़रा अपोजिशन से शुरू कर लेता हूँ। पहले तो नफीसा शाह साहबा आप बताइएगा, शिबली फराज साहब आ गए, फिरदौस आशिक अवान साहबा चली गई। शिबली फराज साहब की तो कोई बुराई नहीं कर सकता। और अभी मैं थोड़ी देर पहले चांडियो साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे एक ही अच्छा काम इस हुकूमत ने किया कि फिरदौस आशिक अवान साहबा को रुखसत कर दिया। आप भी यही फरमाएंगी? देखिए, ये तो हुकूमत का प्रोरोगेटिव है कि किसको लेके आ रहे हैं। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि हाफ वे एक इस वक्त जो कोरोना की वबा है उसमें इस किस्म की चेंजेस लेके आना वो तो इनका प्रोरोगेटिव है। क्या समझ के शिबली फराज वाज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब सेनेट में, उनको इंफॉर्मेशन में लेके आए हैं। फिरदौस बीबी जो है, हो सकता है बहैसियत ऑपोजिशन हमें अच्छा लगा हो उनका उनका रुखसत होना, लेकिन पता नहीं है अब उनकी वो जो रिप्लेसमेंट आई है वो फॉर्मर DG ISPR को लेके आए हैं। जी। तो मुझे नहीं पता कि ये इनका अपना फैसला है या ये फैसले मिलजुल कर हुए हैं। ये मतलब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इट्स देयर प्रेरोगेटिव। हम क्या कह सकते हैं कि वो किसको हटा के और कौन लेके आते हैं। बट इट्स ए गुड चेंज। अब पीपल्स पार्टी को तो प्रॉब्लम रहा फिरदौस आशिक अवान साहिबा से, ऑब्वियसली आप अपोजिशन में, प्रॉब्लम तो हर शायद हुकूमती शख्सियत से रहता है, लेकिन शिबली साहब के हवाले से कोई मेरे हाल में इशूज़ नहीं है। देखिए, वो मैं समझती हूँ कि वो सेनेट में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब लेट्स सी वो बिल्कुल ही इज अ जेंटलमैन एंड बहुत उनका एक सोफिस्टिकेटेड स्टाइल है। ठीक तो हो गया। उम्मीद है वो अच्छा ही चलाएंगे इसको। ठीक। मायज़ा आप भी बता दीजिएगा, फिरदौस आशिक अवान साहबा उनको डीनोटिफाई कर दिया गया, शिबली साहब आ गए, साथ जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब आ गए। वेलकम चेंज, आप तारीफ़ ही करेंगी यकीनी तौर पर आप भी। मुनीब, नफीसा ने बिल्कुल सही कहा कि जो कौम इस वक्त अनसर्टनिटी, गैर यकीनी हालात से गुजर रही है,
उसके अंदर जो कोरोना की अपडेट्स हैं या सब कुछ हो रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पब्लिक सर्विस जो मैसेज जाना होता है या दीगर जो होते हैं मैसेजेस जाना या न्यूज़ को जो है डिसमिनेट करना। ये जो कैबिनेट रीशफल्स हो रही हैं बार बार, और पिछले दिनों भी कैबिनेट रीशफल हुई, कहा तो ये गया कि शायद जो आटा या चीनी के चोर हैं उनको जो है वो सजा देने के लिए की गई, लेकिन बेसिकली तो रीशफल थी। उसके बाद अब जो है ये फिर पता नहीं किस चीज़ की सज़ा मिली है अब फिरदौस आपा को। तो बात ये है कि आप फिर रीशफल करें तो एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं इस गैर यकीनी हालात में, और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करें। बहरहाल जो अब नए आए हैं इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर और जो माविन खसूसी हैं, अब देखते हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। हम इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है इस वक्त, लेकिन ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी फैलती है इस तरह बहुत ज़्यादा। जी एक पॉइंट मेरा रह गया। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि इस हुकूमत की बदतरीन थी मीडिया मैनेजमेंट। अच्छा जी। इन द सेंस कि उन्होंने पहले दिन से अब तक बहुत ही इनकी जो मीडिया के साथ जो कार्रवाइयां हैं वो मीडिया सेंसरशिप से लेकर जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट करना, उनकी तजलील करना, उनको ट्रोल करना, उनको सोशल मीडिया पर उनको इंसल्ट करना, ये इनकी, मुझे नहीं पता कि इस तब्दीली से वो चेंज होगा या वो ज्यादा। ठीक है, लेट मी आस्क फारूक साहब, हबीब साहब। फारूक साहब ये बताइएगा, तीसरी तब्दीली वजारत इत्तलात के अंदर, अगर उस हिसाब से देखा जाए वजारत इत्तलात बहुत अहम होती है, हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन होती है ख़ास तौर पर उसी मिनिस्ट्री के थ्रू। ये जो तमाम स्टोरीज आज मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ रहा है कि कोई माली बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम भी आ रहा है मुबैना तौर पर, कोई रिक्रूटमेंट्स की बातें भी आ रही हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने पता नहीं लोगों को एम्प्लॉय कर लिया था जिनका उन्हें इख्तियार नहीं था। आप कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि क्यों, क्या यही वजह थी कि फिरदौस साहिबा को उनके ओहदे से हटाया गया? देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के अपने दौर के अंदर जो है वो कई वजीर इत्तलात जो है वो तब्दील हुए थे। PMLN के दौर के अंदर भी जो है वो वजीर इत्तलात जो है वो तब्दील हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो तब्दीली का अमल होता है कैबिनेट में, किसने आना है किसने जाना है, क्या रीशफल होना है, वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है, वो मौजूदा हुकूमत का प्रोग्रेटिव है। वो यकीनन इसके ऊपर जो है वो बेहतर सोच समझ के जो है वो फैसले करते हैं। जहाँ तक रही बात, आपने कहा कि मुख्तलिफ क्यासराइयाँ सामने आ रही हैं, तो मेरे नज़दीक भी ये क्यासराइयाँ हैं। कोई इस किस्म की जो है वो कोई ऐसी इतला नहीं है। वज़ीर आज़म साहब बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किस बैटिंग ऑर्डर के ऊपर किस खिलाड़ी को जो है वो मौका देना है और उस पर काम करना है। खुशाइन बात यह है कि शिबली फराज साहब को जो है वो वफाकी वजीर बनाया गया है, और उनको वफाकी वजीर बनाने की तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, अक्रॉस दी बोर्ड, इवन मीडिया की तरफ से जो है वो सबकी तरफ से खैर मकदम किया गया है। इसी तरीके से जो जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब हैं, वो भी मैं समझता हूँ एक नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं, और ISPR के अंदर रह के उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया था। अभी जो है वो CPAC को हेड कर रहे थे, और आपके इल्म में है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, और जिस तरीके से जो है वो भारत के नैरेटिव को हमारी इदारों ने जो है वो पीछे छोड़ा, और किस तरह पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो आगे आया, किस तरह भारत पाकिस्तान को जो है वो एक दहशतगर्द फैलाने वाले मुल्क के हवाले से पेंट करता था, जिसको अब RSS की आइडियोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर सामने आ गई। तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ हमने हुकूमती इंफॉर्मेशन के मामलात के हवाले से, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह तक पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर करने के अंदर मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कलीदी और अहम किरदार अदा करेंगे। और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चरल तब्दीलियों और रिफॉर्म्स की जरूरत है। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ बात का जवाब दे दूं, सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं कि जो 40 अरब रुपए के इश्तिहार दिए गए थे, जो PMLN के दौर के मीडिया के बकाया जात थे, जिनके अंदर इन्होंने अपनी तस्वीरें लगाकर जाती मशहूरी की थी, वो बकाया जात आकर इसी हुकूमत ने जो है वो अदा किए हैं। अब आपका काम है कि आप अपने मालकान से बात करें। अगर किसी जगह के ऊपर सहाफियों को तनख्वाहें नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से बकाया जात तो अल्लाह बेहतर जानता है वो रिलीज हुए नहीं हुए, मैं उस बहस पे तो खैर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मियां साहब, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात आपने कहा, बैटिंग ऑर्डर। दोस्त साहब को वो बैटिंग ऑर्डर क्या, उनको तो आपने शायद बेंच पे भी नहीं बिठाया, घर ही भेज दिया है।
तो वो इसलिए सारे पूछ रहे हैं कि एक खिलाड़ी को ठीक है उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज होना और बात है, हमने बैटिंग ऑर्डर तब्दील होते हुए देखा कुछ दिनों पहले, लेकिन यहां तो किसी को टीम से बाहर किया गया है ना, तो टीम से बाहर तो उस वक्त किया जाता है जब परफॉर्मेंस बहुत खराब हो। तो आप पीटीआई का हिस्सा है, एमएनए है, आपको कुछ पता नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, खराब थी, कैसी थी? देखिए, मैं समझता हूँ अब एक फैसला हो चुका है, जाहिर बात है, यकीनन जब कोई डिसीजन होता है, फैसला होता है, तो उसके पीछे बहुत सारे जो है वो चीजों को मद्देनजर रख के डिसीजन किए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं। वजीर आजम ने यकीनन एक बेहतर फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि सबको उससे अच्छी उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ कि इस तब्दीली को सब वेलकम कर रहे हैं, हम सबको भी इस पे जो है वो अच्छी उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल अच्छा है और यकीनी तौर पर ये बात ठीक है शिबली फराज साहब खुसूसी तौर पर, क्योंकि वो पीटीआई का फेस है, उनको हर तरफ से बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि वो आएंगे तो मज़ीद हालात बेहतर होंगे और अच्छी कारकर्दगी रहेगी शिबली फराज साहब की भी और जनरल बाजवा साहब की भी, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की एज़ मुआविन खुसूसी इत्तलात। ज़रा 18वीं तरमीम के इशू के ऊपर आ जाएँ। एक बात जो कि हम सबको मालूम है वो ये है कि आर्काइव बड़ी जालिम चीज़ है। आर्काइव्स के अंदर वो बहुत कुछ मौजूद होता है जो हुकूमतों में आने से पहले अपोजिशन के अंदर मौक़िफ़ समझा जाता है। अब ज़रा 18वीं तरमीम को ही ले लीजिए। 18वीं तरमीम के हवाले से पीटीआई का फेस जनाब इमरान खान है। 18वीं तरमीम के हवाले से उनके क्या मौक़िफ़ रहे जब वो हुकूमत में नहीं थे, यानी हुकूमत उनकी नहीं थी, क्या फरमाते थे? सुन लीजिए। पहले तो मैं 18वीं तरमीम की बात कर देता हूँ। बेहतरीन ये डेवोल्यूशन है ही तरीका, एक फेडरेशन को चलाने का तरीका ही डेवोल्यूशन है। जो भी थोड़े सूबों के ऊपर प्रेशर पड़ा है, ये पख्तूनख्वा ने जब अपनी परफॉर्मेंस दी है, ये कंपटीशन हुई है और ये इसलिए हो सकती है कि 18th अमेंडमेंट से पावर नीचे गई है। इसके बाद जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की हुकूमत बन गई तो उनके वज़रा क्या फरमाते रहे? एक तो हमारे प्रोग्राम में फरमा रहे थे जनाब फैसल वाडा साहब, क्या फरमा रहे थे, सुनिए जरा। ये 18वीं तरमीम का जो तबाही मुल्क के अंदर आई है सूबों के अंदर, जिसमें 52B को अगर हटा दें, ऐसे 2-3 क्लॉजेस को हटा दें, ये तबाही का बायस बनी और ये मुल्क को डिवाइड की तरफ ले जा रही है। जो 58(2)B एक अच्छा क्लॉज है, ऐसे 2-3 क्लॉजेस छोड़कर उड़ा देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए 18वीं तरमीम को, क्योंकि इसने आपको बादशाहत और डिक्टेटरशिप दे दी है। ये काला कानून है, काला कानून, डिक्टेटरशिप दे दी, 2-3 क्लॉजेस को छोड़ के उड़ा दिया जाए। अब आप इतलात ये आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत या इमरान खान साहब की हुकूमत ये समझती है कि इसके अंदर कुछ खामियां हैं जिनको दूर करना चाहिए। फ़ारूक हबीब साहब, ये डिफरेंस क्यों सर? जब हुकूमत में नहीं थे आप तब वज़ीर आज़म कह रहे थे बड़ा ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, डेवोल्यूशन आई है, अब आपको उसमें कीड़े नज़र आ रहे हैं, वजह सर? देखें, हम आज भी जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के खिलाफ नहीं है। हम सूबाई खुद मुख्तारी पे भी यकीन रखते हैं, ठीक है, और सूबों के साथ साथ हम ज़िले, तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह तक भी जो है वो इख्तियारात की तकसीम के ऊपर यकीन रखते हैं। ठीक है। जहां तक रही बात जो 18वीं तरमीम के हवाले से बात की, तो 18वीं तरमीम का ही एक तोहफा था कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की राह भी हमवार की गई और बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो आंखें बंद कर तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए जो है वो आंखें बंद कर साइन कर दिए गए थे बहुत सारे मामलात पर। और मैं ये समझता हूँ कि अगर 18वीं तरमीम के बाद सूबों को खुद मुख्तारी मिली है तो उस खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि सूबे फिर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें, चाहे वो तालीम का शोबा है, चाहे वो सेहत का शोबा है और खास तौर के ऊपर चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का शोबा है। इसके अलावा कह रहे थे ना हुकूमत में आने से पहले कि खैबर पख्तूनख्वा ने किया, खान साहब फरमा रहे थे ना कि किया खैबर पख्तूनख्वा। देखें तो यही देखें, यही बात जो है बाकी सूबों को भी मैं समझता हूँ लेके चलनी चाहिए। आप एक तरफ जो है आपके पास इख्तियारात भी हैं, दूसरी जानिब आप वफाक की तरफ भी देखते हैं, तो वफाक के पास क्या बचा? वफाक के पास तो सिवाय जो है वो खारजा पॉलिसी के, इंटीरियर मिनिस्ट्री के या जो मियां साहब 2 सूबों में तो कम से कम आपकी हुकूमत है सर, पंजाब और केपी में आप बढ़ा लें इस्तेदाद अपनी सर। 2 सूबों में तो इस वक्त आपकी हुकूमत है। सुन लें देखें वहां पर कोई मसाइल भी सामने नहीं आ रहे और जो आप बात कह रहे हैं कि हुकूमत कोई 18वीं तरमीम को सबोटाज करने जा रही है, हुकूमत का मैंने कहा नहीं है, मैंने तो कहा इसमें सुन लें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें, इसमें आपको आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है और हम नहीं चाहते कोई भी ऐसी तरमीम आए जिसमें जो है वो पार्लियामेंट का जो है वो मुतफिका राय शामिल ना हो। जहां तक रही बात, आपने कहा सवालात उठते हैं कोऑर्डिनेशन के हवाले से, तो जहां कई ऐसी चीजें हैं
जो कि कोऑर्डिनेशन के तौर के ऊपर सामने नजर आती हैं, जिनमें बेहतरी की जरूरत है और उस पर तमाम सूबे भी मुतफिक हों, तो उसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और मुझे आप ये बताएं कि 2010 से पहले, सुन लें, 2010 से पहले जब पीपल्स पार्टी PMLN की हुकूमत थी, उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी, लेकिन उससे पहले भी तो ये इक्तदार चलाते रहे, लेकिन इनको भी वक्त के साथ एहसास हुआ कि ये चीजें जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी चाहिए। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर फिर किसी चीज का वक्त के साथ कुछ जरूरत महसूस होती है, ऐसी चीज जो कि सूबों के साथ वफाक के कोऑर्डिनेशन को बेहतर करेगी, वो करनी चाहिए। चलें, ठीक है मियां साहब, मैं एक मिनट सर, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड, मैं आपका पॉइंट बड़ा वैलिड आ गया, मैं दोबारा आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैंने जरा नफीसा शाह साहिबा से और मायजा से इसके ऊपर कमेंट लेना है। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं जी, वापस आते हैं, नफीसा शाह साहिबा से और मायजा से बात करेंगे। मियां साहब भी हमारे साथ रहिए। ये 18वीं तरमीम की गलत तशरीह हो रही है, नफीसा शाह साहबा, बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं, लेकिन अब आपको जब भी हुकूमत बात करती है कि नहीं कुछ खामियां हैं, या भी मियां फारूक हबीब साहब कह रहे थे कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, तो आपको ये क्यों लगता है कि ये बस चढ़ दौड़ेंगे 18वीं तरमीम के ऊपर और बस हमला हो जाएगा उस पर और सैबोटाज कर देंगे? वो कह रहे हैं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, 2 ताई अक्सरियत से अगर कुछ होना है तो होना है। आपको क्यों ये लगता है बार बार कि ये उसके मुखालिफ है और इसको नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, इस वक्त तो ये सियासत खेल रहे हैं इसके साथ। अगर मियां साहब को तीसरी दफ़ा 18वीं तरमीम के थ्रू वो वज़ीर आज़म बने, तो आज अगर इमरान खान है मुल्क के वज़ीर आज़म, वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से है जी। और वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 18वीं तरमीम ने बहाल किया। 18वीं तरमीम का एक छोटा हिस्सा सूबाई खुद मुख्तारी थी। जो इसका मेजर इशू था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बहाली करनी थी, और जो क्वाज़ाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम था उसको ख़त्म करना था, जो 18वीं तरमीम ने किया। और आज अगर हम 12वें साल में हैं जमहूरियत के, तो ये 18वीं तरमीम के हवाले से है। अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत इतनी नाकिस है, इतनी कमज़ोर है कि इनके पास जो पावर्स हैं, जो इधर एक वफाकी ढांचा है, उसको ही नहीं वो अमल करा सकते। इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्ट्री है उसको कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, CCI को कभी इस्तेमाल नहीं किया, NFC अवार्ड अभी तक उन्होंने नहीं दिया। तो उनको जो अंडरस्टैंडिंग है फेडरल स्ट्रक्चर की, वो उनकी बहुत कमज़ोर है। अच्छा। और तो और पार्लियामेंट को उन्होंने इररेलेवेंट बना दिया है। तो आई थिंक जनरली इनकी जो कमज़ोरियां हैं और वो सारी उभर के आ गई हैं। अच्छा। जो कोरोना के हवाले से एक नेशनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर पाई जो हुकूमत हमें पता नहीं है कि इनकी अपॉइंटमेंट्स खुद करते हैं या कोई और करता है, जिनको हम इसलिए जो सिलेक्टेड जो बने हुए हैं उसका बार बार ये हमें इसको कंफर्म करते हैं कि ये सिलेक्टेड है। तो इसलिए इस वक्त इसकी शायद ज़रूरत इनको इसलिए पेश आई कि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है सिंध हुकूमत में और ओवरऑल जो उन्होंने नैरेटिव किया है कोरोना के हवाले से, शायद इनकी ये एक हिकमत अमली है कि कैसे हम पीपल्स पार्टी को हम टू गेट बैक एट देम। अच्छा, ठीक है, अलावा मुझे नहीं पता चल रहा कि इनके पास आपको मोटिव समझ नहीं आ रहा। मीन्स है उनके पास, ना स्ट्रक्चरल मीन्स है, ना पार्लियामेंट में उनके पास कोई बट ठीक है। मायजा, मुझे ये बताइएगा, अब आप तो रिलेट चाहेंगे, अगर आपको याद हो जब आपकी हुकूमत थी वफाक के अंदर, उस वक्त चौधरी निसार साहब थे वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर थे, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर थे, इश्यूज थे आपको भी रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से, स्पेशल पावर्स देने के हवाले से, और बड़ी आपकी एक टिफ चलती थी सिंध हुकूमत के साथ। वो भी एक यही इशूज था कि 18वीं तरमीम है जी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर वो कहते थे हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ वफाक कहता था कि नहीं हमने करना है, ये है वो है। तो प्रॉब्लम्स तो थे। आज अगर ये हुकूमत भी उन्हें एड्रेस करना चाह रही है तो व्हाट्स द इशू? देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि आपने जो अभी क्लिपिंग्स दिखाई उसमें आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जब वोट लेने थे तो उस वक्त उनकी क्या स्टेटमेंट्स होती थी। येट अनदर यू टर्न कहेंगे इसको कि उन्होंने अब अपनी स्टेटमेंट क्यों बदल ली है। स्टेटमेंट इसलिए बदल ली है बेसिकली क्योंकि सख्त इमेच्योरिटी का जो है वो हुकूमत शिकार है। इनको पता नहीं चल रहा कि इन्होंने ऑपरेट कैसे करना है। मैं अभी उस तरफ आऊँगी कि PMLN को इशूज़ थे या नहीं थे। इशूज़ ये हैं कि इनसे
जो अभी कोरोना का इशू चला है उसमें इनको पता चल रहा है कि इनकी अपनी जो है फेडरल हुकूमत के साथ, फेडरल हुकूमत की सूबों के साथ नहीं बनती और इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे इश्यूज। और जब कोई एक सूबा ज़्यादा कारकर्दगी बेहतर दिखाता है, जो जमहूरियत में होता है, एंड आई थिंक उसको फॉलो करना चाहिए दूसरे सूबों को, इंस्टेड कि ये करें कि ये उस चीज़ को फॉलो करें और जो है पावर को डिवॉल्व करके नीचे यूनियन काउंसिल तक जो है, जिस तरह कहा गया कि टाइगर फोर्स बनाएंगे, उसकी जगह आप जो बन गई है टाइगर फोर्स, चेयरमैन यूनियन काउंसिल को बन गई या आई डोंट नो इफेक्टिव है या नहीं है, वो तो हम एक और डिबेट में चले जाएंगे। लेकिन बात ये है कि उस तरह वो डिवॉल्विंग में या पावर को नीचे जाने में बिलीव नहीं करते। ये बिलीव करते हैं पावर को सेंट्रलाइज करने में, और ये दोबारा इस चीज़ को फ्लोट कर रहे हैं कि ये, ताकि ये टेस्ट कर रहे हैं पानी को कि किस तरह लोग इस चीज़ को जो है देखते हैं। बात यह है कि जमहूरियत में पावर्स को डिवॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। और एज फार एज PMLN की हुकूमत इज कंसर्न, देखिए इनका मसला ये कि इमरान खान साहब तो बात ही नहीं करना चाहते ऑपोजिशन से। अगर ऑपोजिशन कोई बात करती है तो उसको जो है दोबारा वो नैब उनके ऊपर केस खोल लेती है। तो बात ये कि अगर आपकी बात करें, मैं आपको बता रही हूँ, आई एम गोइंग देयर मुनीब। बात यह है कि आप जो है, अगर आपकी अना इजाज़त ही नहीं देती कि आपने सूबों में अगर एक डिफरेंट पार्टी है उससे बातचीत करके उनको अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेके जो है चलना है, तो आप किस तरह जो है वो बिलीव कर सकते हैं कि पावर नीचे तक जाए? पावर तो आप सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं ताकि आपका कंट्रोल रहे, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सकता। एंड आप PMLN ने, आई विल टॉक, मैं अब उस पर भी जाती हूँ। PMLN ने जब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एज प्राइम मिनिस्टर, एक रियलिस्टिक सिचुएशन ख़राब थी, उसमें जो है ऑब्वियसली रिफ्ट्स आती हैं पार्टीज के अंदर, लेकिन बातचीत से मसला हल हो जाता है। लेकिन एकदम ये चीज़ नहीं कही जाती कि 18th अमेंडमेंट को हम कुछ कर देंगे या 18th अमेंडमेंट का आइडिया फ्लोट कर देंगे। एक ये जमहूरी तरीका है टू डिवॉल्व पावर, इसको जो है कभी भी ऑब्वियसली इस बात को फ्लोट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन किया जाता है। आई डोंट हैव मच टाइम, मुझे बताएं आप बात करने के लिए इस इशू पे तैयार है या नहीं? पीपल्स पार्टी कहती है हमने बात भी नहीं करनी इस इशू के ऊपर। आपका मौकफ क्या, आपकी पार्टी का? अगेन ऐसर इकबाल साहब या मुशाहिद साहब या कोई ये कहेगा कि नहीं, इसको मतलब बिल्कुल बात नहीं करनी, या एटलीस्ट ओपन टू टॉक्स, बात कर सकते हैं आप? मुनीब, टॉक्स तो मैंने आपको कहा ना तब होंगी जब ओपन टू टॉक्स, जब आपके जो वजीर आजम हैं कोई बातचीत करने के, आपने उस दिन टेलीथॉन में भी देखा होगा कि किस तरह सियासी रंग दिया गया उन्होंने जब ऑपोजिशन की बात की। तो आपको समझ नहीं आ रही कि उनकी अनाब इजाजत नहीं देती कि वो ऑपोजिशन से बात भी करें इस पे, तो व्हाई शुड वी टॉक अबाउट इट एज फार एज 18th अमेंडमेंट इज कंसर्न? ठीक, मियां साहब सर करेंगे क्या भाईजान? ये पीपल्स पार्टी कहती है हमने बात ही नहीं करनी इस इशू पे, PMLN वाले वैसे ही एतराज करते हैं कि आप बात करने नहीं चाहते, वज़ीर आज़म ऑनलाइन इजलासों के अंदर भी उठ के चले जाते हैं जब उनकी अपनी बात मुकम्मल हो जाती है। तो कैसे एड्रेस करेंगे मियां साहब? आप लोग तो बात ही नहीं करते किसी से। देखें इनके मसाइल कुछ और हैं, इनके मसाइल और मामलात और हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पीछे नैब पड़ जाती है, हमारे पीछे फलाने लोग पड़ जाते हैं। भाई आप ऐसे काम ना करते, आप इक़्तिदार के अंदर रह चुके हैं, 3-3 बारियां ली हैं। वो टीटियां जो है वो मेरी और आपकी तो नहीं निकल रही, इनकी निकल रही हैं। फेक अकाउंट्स के केसेस मेरे और आपके नहीं है, इनके निकल रहे हैं। और उनके अंदर जो है वो केसेस को सामना भी इन लोगों ने करना है, ये उनको करें। मामला ये है कि जहां पर इनकी जिम्मेदारी बनती है, मैं फिर कहूंगा कि 18 तरमीम के अंदर जो सूबों को पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स के हम खिलाफ नहीं है। अगर किसी जगह के ऊपर कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना है, वो बेहतरी होनी चाहिए। जहां पर इनकी इंतजामी नाहली है, मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले लॉकडाउन सिंध के अंदर इन्होंने किया, इन्होंने ढोल बजाया, क्रेडिट लिया, अगले दिन तो पंजाब में कर देता, इनको क्रेडिट दे देते, इन्होंने लॉकडाउन किया। सुन लें, इन्होंने लॉकडाउन किया। पंजाब की आबादी सिंध से 3% ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी आबादी अगले दिन आपने कर दिया सर, क्या मुख्तलिफ था मियां साहब उसमें? आप मुनी बात नहीं मेरी सुन रहे, मुझे एक्सप्लेन करने देना, मुझे टोके ना प्लीज। मैं कह रहा हूँ इन्होंने लॉकडाउन किया, पंजाब के अंदर उसकी आबादी के मुताबिक आज भी केसेस 8% हैं, इनके 11% हैं। अमवात भी इनकी ज्यादा हैं। 1 अरब का राशन इन्होंने पहुंचाना था, ये वो नहीं पहुंचा सके।
वहां पर कोरोना को कंट्रोल करना था, ये वो नहीं कर सके। अच्छा, एनडीएमए ने 1 लाख से ज्यादा इनको हिफाजती किट्स दी हैं, 50,000 से ज्यादा जो है वो इनको N95 मास्क दिए हैं, 60,000 से ज्यादा इनको टेस्टिंग किट्स दी हैं। मैं जान के अमान पाके कुछ अर्ज करूं, सर कोरोना को अमेरिका नहीं कंट्रोल कर पा रहा, सुपर पावर नहीं कंट्रोल कर पा रही, आप सुबह सिंध की या पंजाब की बात कर रहे हैं सर, उधर लॉकडाउन लगा, पंजाब में अगले दिन लग गया सर, ऑन द सेम टर्म्स लगा सर। सर और तुसी सुन लो ना सर तुसी सुन लिया करो सर। मैं ये कह रहा हूँ पंजाब ने लॉकडाउन किया, 120 पे अमल दरामद करवाया। इन लोगों ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इनकी इंतजामिया फेल हो चुकी है, इनके वुज़रा फेल हो चुके हैं, इनके वजीर आला की सर चौथा दिन है, सिंध की कैपेसिटी डबल है पंजाब से इस वक्त। आप आ जाए, टेस्टिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कोरोना कैसे फैला है पीटीआई ने, सुन लेना। अच्छा नफीसा आप सुन लें, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, आप अपनी बात जरूर कीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। मुझे गुजारिश ये है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं हकाइक सामने रख रहा हूँ, आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। वफाक को मौका मिला, वफाक 1200 अरब का पैकेज लेकर आया, 144 अरब रुपए कैश गरीबों के अंदर जो है वो बांटे जा रहे हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोगों के अंदर। आज 60 लाख मजदूरों के लिए 75 अरब रुपए का पैकेज का अनाउंस किया है, 32 लाख ताजरों के लिए, 4 लाख छोटे सनतकारों के लिए, 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत उनका अदा करेगी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने तो खजाने के मुंह खोल दिए हैं। ठीक है सर, वफाक और क्या करे, वफाक अपनी जिम्मेदारियां पूरी अदा कर रहा है। अब हमें इनकी जिम्मेदारियां कहां पर हैं? कहने की इजाजत दे 1500 वेंटिलेटर छोड़ के गए थे, पाकिस्तान में पीपी किटें नहीं बन रही थी, सर पाकिस्तान में गल सुन लो ना, नहीं बन रहे थे, आज वेंटिलेटर भी बन रहे हैं। मियां साहब अब आप बात सुन लें, ऑपोजिशन की सुन लें, मियां साहब सुन लें, नफीसा शाह साहब प्लीज। देखिए ये बहुत जो पंजाब की एक तारीफ कर रहे हैं, ये तो एक आप सब मीडिया इसके गवाह हैं कि पहले सिंध एक्शन करता था, वो देख कर नकल कर करके बाद में पंजाब, फिर तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान, फिर चौथे नंबर पर केपी, आखिर में वफाक जो है वो फैसला करती थी। और ये जो नंबर्स की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ऑनेस्ट रिपोर्टिंग सिंध की है। अगर ये इससे कह रहे हैं कि हमारे पर कैपिटा इससे बड़े हैं, तो बेशक वी आर ऑनेस्ट अबाउट इट। ये इस वक्त ये चौथा दिन है एक तसलसल से ये टेस्टिंग नहीं कर रहे। आप मुनीब उनसे पूछें, दे आर एंडेंजरिंग द पीपल ऑफ पंजाब, ये टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने अमवात में दावे से कहती हूँ कमीशन बनाई जाए कि पंजाब कैसे अपने फिगर्स जो है वो झूठे दे रहा है। एक कमीशन बनाई जाए, न डेथ रिपोर्ट सही तरह करा रहे हैं, न टेस्टिंग सही तरह कर रहे हैं। सिंध अपना काम कर रही है। वी डोंट माइंड अगर हमारे केसेस ज्यादा हैं, इट विल हेल्प अस डिटेक्ट एंड कंट्रोल द डिजीज। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि सिंध जो है ऑनेस्टली जो भी हकीकत है वो अवाम से हकीकत नहीं छुपा रही, और डेटा जैसा के है वैसा हम डेटा जो है वो दे रहे हैं। इनकी कोरोना की पॉलिसी कंफ्यूज्ड है, नाकिस है। आप देखें कि डॉक्टर्स क्यों पैनिक कर रहे हैं। आपका पूरा का पूरा हेल्थ सेक्टर जहां इनकी हुकूमतें हैं, वहां भी डॉक्टर्स निकल के इन्होंने रिवोल्ट किया इनके खिलाफ। वो कहते हैं सियासी, वो उन्होंने पिछले हफ्ते बुध को डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शहबाज गिल साहब ने कहा वो सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं डॉक्टर्स। 1.2 ट्रिलियन झूठ का पलंदा है। इसमें आधे से ज्यादा बजटरी मेजर्स हैं। वीट प्रोक्योरमेंट नॉर्मली भी होती है, एक्सपोर्ट रिफंड्स नॉर्मली भी होते हैं, इसमें कैसे डाल दिया इन्होंने। अच्छा ठीक। और बाकी जो है एसपी का ऑलरेडी बजटेड अमाउंट मायजा ठीक है, और ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें कोरोना को फैलाते ठीक। मायजा क्विक कमेंट, आप लोगों के मसाइल को और है जी, आप लोग फटाफट नैब की बात करते हैं, हमारे पीछे ये आ गया, वो लग गया, हमारे पीछे नैब लग गई है, ये हो गया, वो कहते हैं आप लोगों के मसाइल और है। मेरी मसाइल तो आजकल मुझे ज़्यादा हुकूमत के लग रहे हैं। अभी आपको पता है कि आटे की स्कैंडल चल रहा है, चीनी का स्कैंडल चल रहा है, उसकी रिपोर्ट भी उसमें भी ताख़ीर हो गई है। मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अभी तो इनके इश्यूज बहुत चल रहे हैं। इनसे पूछें कि आजकल रिपोर्ट क्यों ताख़ीर, उसमें क्यों ताख़ीर हो रही है। और आप जो कहते थे कि हमने पीटीआई बहुत बड़ा दावा करती थी कि हमने तो रिपोर्ट पब्लिक कर दी, रिपोर्ट तो कोई पब्लिक करता ही नहीं है। जो नाम आए थे वो कब गए। वो अभी सजा की रिपोर्ट आएगी, 25 तारीख को आनी थी, अब कहा जा रहा है 3 हफ्ते बाद आएगी। मियां फारूक हबीब साहब, नफीसा शाह साहिबा और मायजा हमीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के बाद क्या हाल होगा आपकी और हमारी जेबों का, असल में बात क्या होगी, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा जिसमें नौकरियां जाएंगी, कौन सा वो सेक्टर है जिसमें नौकरियां लोगों की रहेंगी या वो सरवाइव करेगा इस क्राइसिस को। एक ब्रेक के बाद हम आपसे कुछ डिटेल शेयर करेंगे और साथ रहिएगा।
कोरोना के बाद की दुनिया एक मुख्तलिफ दुनिया होगी, ये जुमला आपने आजकल कई दफ़ा सुना होगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये वायरस तो एक ना एक दिन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर ऐसे होंगे कि उनसे निकलना इतना आसान नहीं होगा। इन हालात से ना सिर्फ हुकूमतें बल्कि बड़ा सरमायाकार, छोटा बिजनेस, नौकरी पेशा दुकानदार, हर तबका, हर शख्स किसी न किसी अंदाज से मुतासिर हो रहा है या होने जा रहा है। ऐसे में हर शख्स को अपनी नौकरियों, अपने कारोबार की फिक्र है और ये डर है कि हालात इस नहज तक ना पहुंच जाएं जहां लोग सड़कों पर आ जाएं। यही फिक्र हुकूमत की मुआशी टीम को भी होगी, क्योंकि अब बात सिर्फ दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात तक नहीं रही, बल्कि मिडिल क्लास तबके को भी इसका सामना है। जहां एक तरफ तेल की कीमत कम होने और कर्जों की अदायगियों में नरमी से हुकूमत पर बोझ कुछ कम हुआ है, वहीं कारोबार की बंदिश और तिजारत में कमी जैसे मसाइल मुंह खोले खड़े हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत सुकड़कर तकरीबन 1.3% पर आ जाएगी। इसका एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है? हमारी और आपकी जिंदगी इससे कैसे मुतासर होगी? प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में लोगों की नौकरियां महफूज रहेंगी? क्या छोटा कारोबार इसके इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर सकेगा? कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जो इस बहरान को सर्वाइव कर सकेंगे? कौन कौन से ऐसे मौके हैं जो अब भी मुआशी तौर पर सस्टेनेबल हैं और आगे के लिए मुनाफा बख्श होंगे, ताकि लोग अभी से उन शोबों की तरफ रुजू करें? मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब। आप अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं, बिज़नेस के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से आप इनके आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, बड़ी मजबूत ग्रिप रखते हैं इस सारे इशू के ऊपर। कोरोना के बाद दुनिया तब्दील हो जाएगी या हो रही है? खुर्रम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब ज़रा सादा आसान ज़बान में बात हो जाए। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जब वो टेक्निकल टर्म्स सुनते हैं जो मुआशी एक्सपर्ट से, तो बहुत सारी चीज़ें सिंक इन नहीं करती। तो ज़रा इसको सादा ज़बान में अगर मैं रखूं, लोगों को पैनिक करना चाहिए इस सिचुएशन में? हम जब कहते हैं या आर्टिकल्स आ रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ही वरीसम बात है और बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं, नौकरियां खतरे में पड़ेंगी, इस कोविड-19 के इफेक्ट्स आएंगे? जी, नौकरियां तो लाजिम खतरे में पड़ेंगी, बदकिस्मती से मुनीब। और पैनिक करना चाहिए या नहीं, ये सवाल महीना पहले पूछने वाला था एक्चुअली। पैनिक का वक्त अब गुजर चुका है। अच्छा। अब महीना हो गया है, महीने से ऊपर हो गया है इस वायरस को पाकिस्तान में अराइव होने में, और अब टाइम है कि हम लोगों को ग्रिप हो जानी चाहिए थी अब तक कि एग्जैक्टली किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे टेस्टिंग के हवाले से, कि किस तरह से टेस्ट करना है, किस क्राइटेरिया के मुताबिक टेस्ट करना है, किस तरह आपने अपना फोकस रखना है, ताकि इस वायरस को ढूंढ के हम लोग वो लोग जो इससे मुतासर हुए हैं उनको ढूंढ के आइसोलेशन में डाल सकें। सही। आई थिंक अब पैनिक का वक्त तो पार हो चुका है, अब प्लानिंग के मुताबिक आगे चलने का वक्त है। दूसरा ये कि अगर हम पाकिस्तान की बिजनेस के हवाले से हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर आपको लगता है आएगा? जब हम नौकरी पेशा अफराद की बात करते हैं, तो मिडिल क्लास को आप समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्क्वीज होगी इसके अंदर? आई थिंक सबसे ज्यादा स्क्वीज तो लाजिम वो लोग हैं जो जिनको डेली वेजेस कहा जाता है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये वो तबका है जो अगर एक दिन उनको काम ना मिले तो उस रात ये भूखे पेट पे सोते हैं और उनकी फैमिली भूखी सोती है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो ये मुतासिर होंगे। इसके बाद डेफिनेटली लो मिडिल क्लास जो हमारा तबका है वो भी बहुत स्क्वीज होएगा इससे, अर्बन लो मिडिल क्लास जो है, क्योंकि उनके पास भी उनके लाइफस्टाइल में एक तो आइसोलेशन में रखने की गुंजाइश बहुत कम होती है। बड़े ख़ानदान होते हैं, छोटे फ्लैट्स है, छोटे घरों में मिलजुल के रह रहे होते हैं, स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं, और उनके पास सेविंग्स इतनी नहीं होती कि वो ज़्यादा अरसा बग़ैर आमदनी के सर्वाइव कर सकें। आयरॉनिकली
सबसे आई थिंक अभी जो तबका है जो सर्वाइव करने के लिए बेस्ट सूटेड है वो रूरल एरियाज में है। अच्छा। हालांकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो सबसे कम है। मैं अभी एक्सक्लूड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए जो हमारे टॉप एलीट तबका है। ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट सूटेड, लेकिन वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग। मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जिनके लाइफ में कोई किसी किस्म का चैलेंज आया है इसकी वजह से, लाइक डे टू डे लाइफ में। ठीक। तो रूरल तबका जो है, एक तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत लाजिम उस लेवल की नहीं है जो अर्बन एरियाज में मिलती हैं, लेकिन उनके लिए नेवरदलेस उनका खाने पीने का जो इंतज़ाम होता है वो बल्क में अपने लिए सेव करके रखा होता है काफ़ी हद तक। हमारे रूरल स्पेशली जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं उन्होंने। ठीक। तो आई थिंक वो तबका भी सर्वाइव करने के लिए बेस्ट सूटेड है अमंग अ वर्किंग क्लास अक्रॉस द कंट्री। लेकिन सारी जो अभी थिंकिंग है वो डेली वेजेस और अर्बन लो मिडिल क्लास जो है उनकी तरफ होनी चाहिए। अच्छा, जब पाकिस्तान को आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हैं तो आपकी नज़र में ये कोविड-19 के बाद कोई ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आपको लगता है कि ऑब्वियसली वो चल रहे हैं आजकल, जैसे हम सादा ज़बान में देखते हैं तो ग्रोसरी स्टोर्स चल रहे हैं जो एसेंशियल्स में आते हैं वो चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी कोई इंडस्ट्री या कोई है कि जो आज बंद है लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये समहाउ सर्वाइव करेगी, ये लास्ट करेगी? क्योंकि बहुत से कारोबारी अफराद तो ये कहते हैं ना जी कि अनलेस गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव ना करे, ना दे, कोई रिलैक्सेशन ना दे, तो बहुत से कारोबार तो शायद दोबारा शुरू भी नहीं हो सकते। आई थिंक सबसे बड़ा अभी जो बूस्ट मिल रहा है वो टेक सेक्टर को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी के एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें खासतौर पे फिनटेक और हेल्थ टेक, ये दो एरियाज हैं जिनमें सबसे बड़ा बूस्ट हम लोगों को अभी नजर आ रहा है आते हुए। और उसकी वजह तो बड़ी ऑब्वियस है, सिंपल है कि जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है लॉकडाउन्स में, उसमें लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करना, अपनी रिलायंस जो है वो इंक्रीज कर दी है। और ये चीज़ हमें जैसे कंफर्म हो रही है, अगर आप बात करें टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से, टेलीकॉम से, तो वो आपको बताएंगे कि जिस लेवल पे आजकल डेटा कंजम्पशन हो रही है वो पहले उन्होंने नहीं देखी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन टूल्स जिस तरह से आजकल यूज़ किए जा रहे हैं उन्होंने पहले नहीं देखे। बहुत बड़ा एक इसको बूस्ट मिल रहा है। अभी इत्तेफाक से इसके अराइवल से पहले ही, इस बीमारी के से कुछ महीने पहले पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंडिजिनस स्मार्टफोन असेंबली शुरू हुई थी। अभी 19 साल में, 19 के कुछ आखिरी महीनों में पहले इंडिजिनसली असेंबल्ड स्मार्टफोन्स जो हैं वो मार्केट में आने शुरू हुए थे। तो हमारी टेक इंडस्ट्री भी जो है, जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस वाली खास तौर पे जो पेनिट्रेशन है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, उसमें बहुत बड़ा एक बूस्ट अभी मिलने वाला है। जैसे ये लोकली असेंबल्ड स्मार्टफोन्स जो बहुत सस्ते मिलेंगे, आप इमेजिन कर लें अब 3, 4, 5 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन्स जो है आने वाले हैं मार्केट में। अच्छा। तो ये दोनों चीजें जब आप कंबाइन करेंगे कि बहुत मैसिव एक बूस्ट आ रहा है टेक सेक्टर को, फाइनेंशियल टेक में, क्योंकि मोबाइल मनी की यूटिलाइजेशन जो है वो एकदम से स्पाइक की है। ये भी चीज एक ये बात है जो टेलीकॉम कंपनीज जो है कंफर्म कर रही हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के, मोबाइल पेमेंट्स, हेल्थ टेक एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, मेरे ख्याल में आई थिंक ये एक सेक्टर होगा जिसका हो सकता है पॉसिबली ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। अच्छा, अगेन इट्स नॉट अ प्लेजेंट क्वेश्चन टू आस्क, एक बड़ा ही नाखुशगवार किस्म का सवाल है, बट अगेन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपको आप ऑब्वियसली दुनिया देखते हैं, एनालाइज भी करते हैं, कितने हम कह सकते हैं कोई तादाद हो सकती है एस्टिमेटेड कि इतने लोग ले ऑफ होंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स से, कितने लोग खुदा न खास्ता इस क्राइसिस के बाद अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे? बहुत से लोग तो शायद ऑलरेडी इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन कोई है एस्टिमेट इस हवाले से? मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं रखता मुनीब। और उसकी वजह यह है कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि जो सूरत हाल है ये कितनी तवील होएगी। लॉकडाउन्स कब तक चलेंगे? क्या जून तक उठ जाएंगे, जुलाई तक उठ जाएंगे, अगस्त तक उठेंगे? हम लोग फुल कैपेसिटी पे वापस कब तक आएंगे? इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस सवाल पे। नंबर 2, हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैलेगी। गवर्नमेंट हमें कह रही है उनके एस्टिमेट के मुताबिक मई के महीने में 50,000 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड होंगे इससे। उसमें से कितनों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होएगी हमें नहीं पता। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त में ये फिगर कहाँ तक जाएगा, वी डोंट नो। लॉकडाउन्स निकलने के बाद अगर सेकेंड वेव आएगी तो वो कितनी इंटेंस होएगी, कितनी लंबी होएगी, वी डोंट नो।
तो विद ऑल ऑफ दिस अननोन राइट नाउ, जितने मैंने मॉडल्स देखे हैं, वर्ल्ड बैंक ने कुछ एस्टिमेट्स लगाए हैं इस चीज़ के, IMF ने लगाने की कोशिश की है और कुछ प्राइवेट इकोनॉमिस्ट ने लगाए हैं, उन पे मैं अभी तक कोई इतनी खास कॉन्फिडेंस नहीं रख सकता। वर्ल्ड बैंक के से एग्जांपल मैं आपको बता दूं, उनसे खास हमने पूछा भी था कि भाई हाउ लॉन्ग डू एक्सपेक्ट द लॉकडाउन्स टू कंटिन्यू, दे डिडंट रियली नो। तो विदाउट नोइंग दिस इट्स इम्पॉसिबल टू से कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होएगा, इम्पैक्ट का साइज क्या होगा। ठीक, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने अब जैसे आपके भी नॉलेज में होगा कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, एक रिलीफ होगा, इसके लिए भी कुछ किया गया है। इसके अलावा अब इंटरेस्ट रेट आपके सामने काफ़ी हद तक नीचे आया है, कहा जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन भी कहा कि मैं चाहता हूँ मज़ीद नीचे जाए और शायद हो सकता है और भी नीचे जाए। इम्पैक्ट होगा इन तमाम बातों का, इन तमाम इनिशिएटिव्स का हमारे मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का इनिशिएटिव है आपके नज़दीक? कंस्ट्रक्शन में तो तब होएगा जब हमें मजीद और डिटेल्स पता चलेंगी। अभी तक हमें आई डोंट थिंक इस पे कोई क्लैरिटी है कौन सी साइट्स को खोला जा रहा है नेशन वाइड। वो अभी तक बात जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ जारी है। तो कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट्स को खोला जाएगा, क्या फ्रेश कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी या जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी अभी प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है उन्हीं को कंप्लीट करने की इजाज़त दी जाएगी। अलबत्ता एज अ जनरल प्रिंसिपल ये ज़रूर कहा जाता है कि जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा रफ्तार से नौकरियां पैदा करता है, और वो नौकरियां जो सबसे निचला तबका जो है पाकिस्तान की वर्किंग क्लास का उनकी जो होती है, उनके लिए जो होती हैं, मिसाल के तौर डेली वेजेस आपके, इसमें ऑल्सो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो स्टील इंडस्ट्री से लेके फिनिशिंग एंड केमिकल्स एंड पेंट्स की इंडस्ट्रीज तक इसका इम्पैक्ट जो है वो महसूस होता है। तो डेफिनेटली एक एक्सेलरेटर इसको समझ सकते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, लेकिन जब तक अगेन इसमें मजीद और डिटेल सामने नहीं आती और अभी तक वो क्लियर कर नहीं पा रही गवर्नमेंट के कहाँ से शुरुआत होएगी और किस हद तक अगेन लेके जाएंगे इसको। आपने इंटरेस्ट रेट के बारे में पूछा, कुछ तो इम्पैक्ट डेफिनेटली इस लिहाज से आएगा कि जो बहुत हेविली इंडेटेड ग्रुप्स हैं उनको डेट रिलीफ में थोड़ी सी इसकी वजह से, डेट रिलीफ मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनका डेट का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम होएगा इसकी वजह से। अलबत्ता ये एक्सेलरेटर नहीं समझ सकते इसको हम लोग अभी इकोनॉमी का, क्योंकि अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट की तरफ किसी ग्रुप का माइंड नहीं गया हुआ। अभी तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डेट लेवल है उसी को कैरी करने में अगर कोई सहूलत मिल जाए तो सर्वाइवल जो है वो एक्सपैंड किया जा सकता है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का इंटरेस्ट रेट कम करने से, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट या किसी किस्म की एक्सेलरेशन इकोनॉमी में नहीं पैदा करेगा। ठीक, जस्ट लास्ट क्वेश्चन खुर्रम साहब, आसान अल्फाज के अंदर ये एक आमतौर पे एक टर्म आजकल यूज़ की जा रही है कि इकोनॉमी श्रिंक होंगी, सुकड़ जाएंगी, और मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी आर्टिकल्स देखे जा रहे हैं। ज़रा सादा अल्फाज में बता दीजिएगा, ये पाकिस्तान की मईशत के बारे में कोविड-19 के बाद, ऑब्वियसली वी कांट प्रेडिक्ट, कितना आप वाली बात है कितना लंबा चले, बट कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना श्रिंक करेगी इकोनॉमी? देखिए अभी तक जो हमारे सामने एक एस्टिमेट है इस पे, दैट्स द IMF और गवर्नमेंट मिलके उन्होंने जो एस्टिमेट निकाला है वो कह रहा है कि इकोनॉमी का आउटपुट जो है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर, इसको कहते हैं आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, ये श्रिंक करेगा बाय 1.5%। दिस इज ह्यूज। इनफैक्ट ये पाकिस्तान की हो सकता है तारीख में पहली दफा हुआ है कि आउटपुट हमारा श्रिंक किया है। नॉर्मली ग्रो करता है, आउटपुट ज़्यादा होता है हर साल, इट्स जस्ट कि रफ्तार उसकी ज़्यादा होने की कितनी तेज़ होती है। तो अगर 6% से ग्रो करे तो हम कहते हैं कि ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ है कि आपकी फ्रेश एंट्रेंस जो लेबर फोर्स में उनको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर 3% पे ग्रो करे तो हम कहते हैं कि बहुत ख़राब सूरत हाल पैदा हो गई है। मेरे ख्याल में ये या तो पहली दफ़ा है या दूसरी दफ़ा ही होगा। हमारी तारीख में सिर्फ 1 या 2 साल ऐसे होंगे जहाँ पे टोटल आउटपुट कह सकते हैं श्रिंक हुआ है, यानी कि जितना पिछले साल था उससे कम इस दफ़ा पैदा हुआ है। तो इसका भी अब इसके किस किस्म के असरात आते हैं, पावर्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, प्रॉस्पेरिटी पे यानी कि लोगों की आमदनी पे, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स, उनकी डिमांड और कंजम्पशन पैटर्न्स के ऊपर, दिस इज़ अननोन टेरिटरी। हमने पहले कभी अपनी इकोनॉमी को देखा नहीं है श्रिंक करते हुए, तो वी डोंट नो कि श्रिंकेज की वजह से बाकी इन सारे इंडिकेटर्स जो पॉपुलेशन की वेलफेयर को मेजर करते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब। अगेन इट्स अ न्यू फिनोमेना, कोविड बाद शायद
दुनिया मईशत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बहुत से इनफैक्ट पूरी दुनिया में बदल जाएगी और शायद बदल रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्राइसिस से जल्दी निकला जाए और दुआ भी कीजिए, दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला के हुजूर। एक ये प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।